नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इस स्टॉक ने मार्केट के अंदर तूफान मचा रखा है और इसमें बहुत ही बड़ा एक गेम प्लान चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की और देखेंगे कि जो कंपनी का जो फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो इसके फंडामेंटल को सपोर्ट करता है या नहीं करता। और दोस्तों दूसरा हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस से आप जान पाओगे इस कंपनी के अंदर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रुचि सोया इंडस्ट्रीज ये फिलहाल 799 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगभग ये अपर सर्किट में ही रहता है। दोस्तों अब इसका रिटर्न देखते हैं 1 ईयर का, तो लगभग इसने 10,100 के आसपास इसने रिटर्न दिया है। लगभग आपके पैसे इसने 100 टाइम्स कर दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी बुक वैल्यू है नेगेटिव में है 134, मतलब इसकी नेटवर्थ है वो कंपनी की नेगेटिव के अंदर है। अगर हम इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं दोस्तों एनुअल, तो लगभग 317 के आसपास है, जो कि बहुत ही हाई है। और दोस्तों अगर हम लास्ट 12 मंथ का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो वो सिर्फ 2.82 है, जो कि काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है दोस्तों आपको। और उसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी ईपीएस देखते हैं लास्ट 12 मंथ की, तो लगभग 258 के आसपास इसकी ईपीएस है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो दोस्तों अभी ये एक पैनी कंपनी नहीं रही है, लगभग 25,000 करोड़ की एक कंपनी बन गई है दोस्तों। इसको हम लार्ज कैप भी मान सकते हैं, क्योंकि 20,000 करोड़ से जो भी कंपनी ऊपर होती है उसको एक लार्ज कैप कंपनी माना जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसका हिस्टोरिकल पी देखते हैं तो 15 के आसपास है, तो ऐसा मान सकते हैं हम कि जो इसका हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो है वो फिलहाल प्राइस अर्निंग रेशियो सिर्फ 2.2 है, तो उससे काफ़ी कम है। और दोस्तों अगर हम इसकी ईपीएस ग्रोथ देखते हैं 5 ईयर की, तो लगभग 196% के आसपास इसकी ग्रोथ है। मतलब समझ पा रहे दोस्तों, लगभग 200% की ईपीएस है ग्रोथ एवरेज 5 ईयर की, जबरदस्त दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके पीजी रेशियो की, तो वो भी काफ़ी अच्छा है 1.62, और कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट्स है उसकी। जैसे कि आपको पता है, आपका अगर आपके पास सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाता है, तो आप अच्छे से एकदम उसको एनालाइज कर सकते हो कि आने वाले समय में कंपनी कैसी ग्रोथ कर सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी ने 2010, 2011 और 2012 के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ की थी। दोस्तों आप डाटा, क्योंकि मैं आपके लिए ग्राफ इसलिए लेके आता हूँ कि आपको डाटा पढ़ने में इतनी मुश्किल ना हो, क्योंकि आपको पता है ग्राफ को देख के आप आसानी से एकदम पता लगा सकते हो किस टाइम में कौन सी ईयर में क्या चीज बढ़ी थी और क्या चीज कम हुई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, मार्च 10, 11, 12 के अंदर आप ग्राफ में देख पा रहे हो कंपनी की सेल्स, एक्सपेंस और प्रॉफिट काफी अच्छे से ग्रो हो रहे थे। लेकिन उसके बाद 13 के अंदर डाउन हो गया, 14 के अंदर भी डाउन हो गया, लेकिन वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों 2015 के अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो फिर से दोबारा इंक्रीज हुई, 16 के अंदर फिर से डाउन होगी। लेकिन 16 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 1273 करोड़ डाउन हो गया, मतलब कंपनी को लॉस हो गया 1273 करोड़ का। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने मार्च 17 के अंदर भी लगभग 1311 करोड़ का लॉस दिखाया, और उसकी वहाँ पे सेल्स और जो एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सभी लॉस में चले गए। मतलब सेल्स और एक्सपेंस भी इसकी डिग्रोथ हो गई और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। और दोस्तों उसके बाद मार्च 18 के अंदर उसकी जो सेल्स है वो तो कम हुई, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हो, सेल्स का ग्राफ है वो नीचे की तरफ है और एक्सपेंस काफ़ी बढ़ गया है, तो इससे कंपनी को लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो लगभग 5637 के आसपास कंपनी को नेट लॉस है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च 19 के अंदर, तो कंपनी की सेल्स और एक्सपेंस लगभग एक समान लेवल पे आ गए हैं, तो एक्सपेंस थोड़ा कम है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो लगभग 73 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लॉस है 10 करोड़ का। और दोस्तों आप देखते हैं ट्रेलिंग लास्ट 12 मंथ की, कि लास्ट 12 मंथ के अंदर कंपनी में क्या हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी के अंदर जो सेल्स है, एक्सपेंस है, वो लगभग स्टडी है, ज़्यादा ग्रो नहीं हुए। लेकिन अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि सेल्स थोड़ी कम ग्रो हुई, उससे कंपनी को प्रॉफिट हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 173 करोड़ का। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अभी नहीं है कंपनी के पास, लगभग 38 करोड़ का लॉस है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हो जून 18, सितंबर 18, दिसंबर 18, मार्च 19, जून 19 और सितंबर 19 का इसके रिजल्ट्स है। उससे पहले डाटा मेरे को अवेलेबल नहीं हुआ है दोस्तों, मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, लेकिन उससे पहले इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके एक्सपेंस, जैसे दिसंबर 18 के अंदर अगर हम इसका देखते हैं, जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी से इंक्रीज हुई थी, लेकिन लगभग स्टडी चल रहा है।
इस इन क्वार्टर्स के अंदर कंपनी की जो सेल्स और एक्सपेंस ग्रोथ है वो स्टडी है। लेकिन अगर बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की, तो सितंबर 19 के अंदर कंपनी ने लगभग 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। दोस्तों ये सितंबर 19 तक का ही डेटा है। दिसंबर 19 का जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट है उसके हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इसका रिजल्ट है दिसंबर 19 का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसकी नेट सेल्स में लगभग 19% का ग्रोथ हुई है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वो लगभग 79% से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद दोस्तों आता है एक्सपेंशनल आइटम, जो कि लगभग 7,466 करोड़ है दोस्तों। और दोस्तों इस वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हो गया 7,617 करोड़, लगभग 9,000% का ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों हम समझते हैं ये एक्सपेंशनल आइटम होते क्या है, कि दोस्तों ऐसा आइटम, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑन बैलेंस शीट इंडिकेट्स ए सब्सटेंशियल गेन और लॉस दैट अनलाइकली टू बी रिपीटेड। मतलब दोस्तों एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो बैलेंस शीट के ऊपर इंडिकेट होता है, लेकिन वो बार बार रिपीट नहीं होता है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ कंपनी डे टू डे बिजनेस। ये कंपनी के डे टू डे जो उनका बिजनेस है, जो नॉर्मल बिजनेस है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक मटेरियल हो सकता है, जैसे कि कंपनी का मटेरियल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ एसेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने अपने एसेट्स बेचे होंगे, तो उसकी वजह से इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो इसके अंदर दिखाया गया है। तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होने की आवश्यकता है नहीं कि कंपनी को तो प्रॉफिट होगा, ऐसे ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। कंपनी ने अपना एसेट्स बेचा होगा या कुछ और कहीं से पैसे आए होंगे, लेकिन इसका जो बिजनेस में जो पैसा है, डे टू डे बिजनेस का ये पैसा नहीं है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो की, तो दोस्तों करंट रेशियो काफ़ी वीक है, लगभग 0.2% के आसपास का करंट रेशियो है। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो से आपको ये पता चलता है कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और करंट एसेट काफ़ी वीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 11.35 के आसपास कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दोस्तों ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव के अंदर है, नेगेटिव 1.63। दोस्तों इसलिए से हो रहा है क्योंकि कंपनी की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव के अंदर है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो दोस्तों लगभग नेट प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं, लगभग 0.60% है, तो लगभग ना के बराबर है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी भी चेंज हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रमोटर्स के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखा रखा है प्रमोटर है हाईएस्ट होल्डिंग पतंजलि आयुर्वेदा, लगभग 48.7% का इसके पास होल्डिंग है। दोस्तों प्रमोटर इन्होंने इसलिए दिखा रखा है क्योंकि प्रमोटर चेंज हुआ है, तो इन्होंने जो इनकी स्टेक है प्रमोटर्स की वो अदर डीआईज के अंदर दिखा दिया 98.9%, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो। और दोस्तों एफआईज इसके अंदर कोई नहीं है। म्यूचुअल फंड की स्कीम भी 2 स्कीम है, लेकिन 0% स्टेक होल्ड कर रखा है। मतलब कोई किसी ने 2 स्कीम ने मामूली से इसके अंदर कुछ स्टेक ले रखा होगा, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल सी एक थोड़ा मोटा इन्वेस्ट कर रखा होगा किसी भी म्यूचुअल फंड ने। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास है लगभग 1.10%, मतलब सिर्फ इतनी हिस्सेदारी दोस्तों मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और दोस्तों इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसको थोड़ा और अगर जूम करके देखते हैं, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, पतंजलि आयुर्वेदा के पास लगभग है 14 करोड़ 25 लाख शेयर है, लगभग 48.17% की हिस्सेदारी है। अगर हम दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट के पास देखते हैं, तो लगभग 6 करोड़ शेयर है, 20.28% का होल्डिंग है। अगर पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के पास देखते हैं तो 5 करोड़ शेयर है, लगभग 16.9। और लास्ट में दोस्तों अगर हम देख पाते हैं तो पतंजलि गर्म युग निवास कुछ नाम है, ऐसा पता नहीं क्या नाम है, तो उनके पास लगभग 4 करोड़ के आसपास इनके शेयर है, लगभग 13.52% की होल्डिंग है। तो ये इसका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि किस किस के पास कितना शेयर होल्डिंग है। बेसिकली पतंजलि की जो सबडेरीज कंपनी है, तो लगभग बेसिकली इसका जो प्रमोटर है वो पतंजलि है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की, और इस पे हमें पता चलेगा कि कंपनी के अंदर क्या गेम चल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसका लाइफ टाइम चार्ट लगाया है मनी कंट्रोल से। तो अगर इसने हम बात करते हैं, इसने अपना लो बनाया था 24 जुलाई 2019 के अंदर, लगभग 3.35 के आसपास, लगभग 3.5 रुपये के आसपास इसने अपना लो बनाया था। दोस्तों आपको पता है अच्छी तरह से कि जब कोई न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है तो उससे पहले वो बड़े इन्वेस्टर के पास पहले ही पहुंच जाती है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि अपने पास जो न्यूज़ पब्लिक डोमेन के ऊपर अवेलेबल होती है, वो अपने से काफ़ी टाइम पहले जो बड़े इन्वेस्टर के उनके पास अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे किसी बड़े इन्वेस्टर को पता चला होगा कि इस कंपनी के अंदर पतंजलि अपनी स्टेक खरीदने वाली है, पतंजलि इसको एक्वायर करने वाली है, तो उसने हो सकता है, मान सकते हो ऐसा हो भी सकता है कि उसने लगभग 3.35 के आसपास या थोड़ा 4 रुपये के आसपास उसने अपनी इसके अंदर स्टेक अच्छे से एक्वायर कर ली हो।
लेकिन दोस्तों अगर मान लो उसने लगभग 17 के आसपास भी उसने अगर अपना स्टेक इंक्रीज की होगी इसके अंदर बढ़ाई होगी, इसके अंदर खरीदा होगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद कंपनी ने लगातार, जैसा कि अपर सर्किट में रही है 5% के, और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो एकदम क्लीन अपर सर्किट है, कोई यहाँ पे अंदर ट्रेडिंग कुछ नहीं है। तो दोस्तों कंपनी ने अपना हाई बनाती है लगभग 742 के आसपास, उसके बाद इसमें 10% का लोअर सर्किट लगता है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे कंपनी जो ओपन होती है वो 5% अपर सर्किट पे होती है, उसके बाद नीचे गिरती है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे यहाँ पे ऐसा हुआ कि जिन्होंने ऑर्डर लगा रखा था, जिन लोगों ने रुचि सोए का ऑर्डर लगा रखा था, उन सबको जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसने इसके अंदर स्टेक ले रखी है उस सबको दे दिया। लेकिन उसके बाद जो उनके बायर थे वो खत्म हो गए, कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लगने लग गया, लोग इसको खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब तो ये 100 रुपये के आसपास चला जाएगा, तो लोगों ने खरीदा नहीं। लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो DII FII जो भी मतलब बड़ा इन्वेस्टर है, उसने इसके अंदर, क्योंकि उसको तो इसके अंदर अपना जो रुपए जो उन्होंने इसने शेयर ले रखे हैं वो इनको बेचना है, तो वो वहाँ पे बिक नहीं पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, अब इसके लो होने के बाद 493 के आसपास इसका लो बना था, उसके बाद उसने दोबारा से स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो मार्केट के अंदर अवेलेबल क्वांटिटी है वो 1.5% के आसपास है, उससे भी कम है, तो इस स्टॉक को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी इसके अंदर अपर सर्किट लग जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी के अंदर फिर से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पहले जैसा अपर सर्किट नहीं है, क्योंकि पहले तो क्लीन अपर सर्किट था, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इनकी जो बार दिख रही है वो नीचे तरफ जा रही है, मतलब वहां पे कुछ अपना जो शेयर्स है वो ऑफलोड करता है, जो इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो अपना कुछ शेयर ऑफलोड कर देता है, जिनको शेयर चाहिए उनको दे देता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पतंजलि ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी हो गई या बहुत ही बड़ी बन गई है, क्योंकि पतंजलि के ऊपर भी काफी डेप्थ है। अगर आप उसको अच्छे से पतंजलि का भी रिसर्च करते हो तो उसके ऊपर भी, पतंजलि के ऊपर भी काफी कर्जा है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी बहुत अच्छा तब बनती है जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है, उसके जो फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत अच्छे होते हैं, वो ग्रो करती है, उसकी सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करता है, नेट प्रॉफिट ग्रो करता है, तो तब ये कंपनी अच्छी बनेगी। अभी तो इसका कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट सेल्स काफी ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ग्रो नहीं कर रहे हैं, एक एवरेज सी नेट सेल्स एवरेज सा प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम उस दिसंबर क्वार्टर को छोड़ दिए जाए तो, क्योंकि वहां पर कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, वो आपने देख भी लिया कि कंपनी को क्यों प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों सिर्फ इसलिए कि पतंजलि ने इसको खरीद लिया तभी ये बहुत अच्छी कंपनी बनी जाएगी, तो इसका तो ये कि मतलब आपके मन में एक वहम है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बहुत अच्छी कंपनी बन जाएगी अगर पतंजलि ने इसको खरीद लिया तो। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है। आपको पता है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है जिन्होंने लगभग, यार आप समझ सकते हो, अगर आपने उसने 3 रुपये के आसपास या 4 रुपये के आसपास लगाया तो उसके पैसे कितने गुना हो गए। अब वो जितने पैसे पे आपको चाहिए वो दे देगा, 700 पे चाहिए, 650 पे चाहिए, 500 पे चाहिए, 400 पे चाहिए, 300 पे चाहिए, 200 पे चाहिए, अगर 100 रुपये तक भी वो आपको शेयर बेच देता है तो उसका तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा ना। उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि कंपनी का प्राइस कहां जा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर के प्राइस में मैं इसको बेचूं, तो वो इसलिए एक गेम चल रहा है यहाँ पे कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको अपर सर्किट में लेके आ रहा है, वहां पे थोड़ा सा स्टेक इसके अंदर बेच देता है रिटेल इन्वेस्टर को, और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, इस स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आपको बहुत से अच्छे और भी स्टॉक मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। कितने अच्छे स्टॉक है, FMCG की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्ट करिए। ऐसे स्टॉक के अंदर आप क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हो जिसके अंदर आपको पता है इतना बड़ा गेम चल रहा है, अपर सर्किट में लगातार स्टॉक चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ा इन्वेस्टर जिसने लगभग 17 रुपये के आसपास या 4 रुपये के आसपास उसने इन्वेस्ट किया था, तो वो तो यहाँ से निकल जाएगा, उसको तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर ट्रैप हो जाओगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।